चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। एक सीट पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो वहीं राज्यसभा उपचुनाव की दूसरी सीट के लिए दिल्ली में आज बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उपचुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन होगा। दूसरी सीट के लिए बीजेपी आज शाम तक नाम जारी कर सकती है। एनडीए के दोनों उम्मीदवार कल पटना में उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र में और एक-एक सीट हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा से खाली हुई है। 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद एनडीए को राज्यसभा में भी बहुमत मिलने की उम्मीद है। इससे वक्फ बिल जैसे जो अहम बिल हैं, उनको मंजूरी दिलाने में मदद मिल पाएगी। यही इस समय तैयारी भी की जा रही है और 12 सीटों के लिए जो राज्यसभा चुनाव होना है 12 सीटों पर, उसको लेकर के इस समय पार्टियों के बीच में मंथन का दौर शुरू हो गया है। राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें महाराष्ट्र की 2, बिहार की 2, असम की 2, राजस्थान 1, हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 1, तेलंगाना 1, ओडिशा की 1, त्रिपुरा की 1 सीट है, जिस पर चुनाव होगा और कल तक नामांकन भरा जा सकता है। 21 अगस्त तक नामांकन यानी कल की तारीख दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी कल। 22 अगस्त नामांकन की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख होगी। 26 अगस्त असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के कैंडिडेट के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। फिर 27 अगस्त को बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा के कैंडिडेट के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 3 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 3 सितंबर को ही नतीजे शाम 5 बजे आ भी जाएंगे। तो वैसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस समय तैयारियां तेज कर रही हैं। इसी बीच बिहार में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के अंदर इसको लेकर के चिंतन मंथन हो रहा है कि इन 2 सीटों पर किसको रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पास होने हैं राज्यसभा से, भी उस पर मुहर लगेगी। ऐसे में सांसदों की संख्या भी गिनी जाएगी। राज्यसभा में सांसदों की संख्या इस समय जो है वो बीजेपी की है 87, कांग्रेस की 26, टीएमसी 13, वाईएसआरसीपी की 11, आम आदमी पार्टी 10, डीएमके 10, बीजेडी 8, आरजेडी 5, बीआरएस 4, जेडीयू 4, एआईएडीएमके 4, सपा की 4 है और जेएमएम की भी 4 है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिसमें राज्यसभा से भी उस पर मुहर लगनी बहुत जरूरी है। बीजेपी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रही होगी, जाहिर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद जो फेवरेबल पोजीशन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन जब राज्यसभा की बात होगी तो कौन से ऐसे नाम है जिस पर मुहर बीजेपी लगा सकती है, क्योंकि एक नाम अभी भी फाइनल होने बाकी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, देखिए, राज्यसभा की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी रहती है। आपने देखा होगा कि कैसे आज नहीं, दशकों से राज्यसभा की सीट, कैंडिडेचर और क्रॉस वोटिंग का अपने आप एक बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से हैं। हम अगर अहमद पटेल के समय की बात करें, उसके बाद अभी हालिया का किस्सा, हम अगर बात करें हिमाचल में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, राजस्थान में पिछले 5 सालों में जब चुनाव हुए 2 बार, उसमें किस तरीके से क्या चीजें हुई, क्रॉस वोटिंग हुई, खुद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जब उतरे निर्दलीय, तब कैसे तमाम चीजें होनी थी। तो राज्यसभा की कैंडिडेचर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक वैसे ही राज्यसभा के चुनाव और कैंडिडेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 245 सीट्स वाली राज्यसभा में अभी 241 है, क्योंकि जब से केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर, वहां की 4 सीटें भी खाली हैं, चुनाव होने, अब चुनाव होंगे। लेकिन 241 सीट्स में से अब जब भारतीय जनता पार्टी जो 12 सीटों पर चुनाव, 12 सीटें जो अभी स्थितियां नजर आ रही हैं, जो चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलाकर अगर 11 सीटें निकाल लेती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 133 के आंकड़े पे पहुंच जाएगी। और 133 का अगर आंकड़ा पहुंच जाती है, तो वक्फ बोर्ड जैसे बिल हैं, कई ऐसे बिल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं शिखा, वो बिल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अक्सर ये कहा जाता है कि लोकसभा में तो आंकड़े हैं, लेकिन राज्यसभा में पास कराना उतना आसान नहीं है। कई बार ये भी हुआ है कि पहले राज्यसभा से चीजें आई हैं, तो ऐसे में राज्यसभा का कैंडिडेचर बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। एक समय था जब राज्यसभा में
इंटेलेक्चुअल्स को लिया करते थे, राज्यसभा में उन लोगों को लिया करते थे जो जो कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पे मंथन हो, डीप डिस्कशन हो। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। अब पुरस्कार के तौर पर जिसे बोलते हैं कि एक बहुत ज़िक्र चल रहा है पिछले 2 दिनों से लैटरल एंट्री का। तो अब कोई आदमी अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है राजनीति में, तो उसकी उम्र नहीं देखते। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में ज़रूरी नहीं है बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों को जगह दी है और उन लोगों को भी दी है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी काम करने के तरीके को कि कई राज्यसभा से आए हुए जैसे कि अगर हम डॉक्टर जी.एस. शंकर की बात करें, जी.एस. शंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या उसके अलावा कई ऐसे चेहरे जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, राज्यसभा से आए हैं। तो राज्यसभा की दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो किस सरकार के लिहाज से किसी बिल को लाने के लिए और बिल को पास कराने को लेकर और एक स्ट्रेंथ दिखाने को लेकर और वहीं दूसरा किसी अपोजिशन के लिए अगर बात करें तो किसी बिल पे अपोज करने को लेकर, उस पे इंटेलेक्चुअल बात करने को लेकर। तो राज्यसभा के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इस चुनाव प्रणाली में माने जाते हैं। अच्छा अदिति, राजस्थान को लेकर के क्या स्टेटस है? क्योंकि खबरें ये हैं कि कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतार रही है, तो राजस्थान को कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो 12 सीटें हैं 9 राज्यों की, लगभग 10 पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। राजस्थान को लेकर के क्या है? देखिए, जो 12 सीटें हैं उसमें जैसे एक राजस्थान भी है। राजस्थान में केसी वेणुगोपाल की वो सीट थी। केसी वेणुगोपाल केरला से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो वो सीट खाली होनी थी। अगर वो कंटिन्यू करते तो बात अलग होती, लेकिन अब वो जो भी उनका टेन्योर पूरा करते। लेकिन क्योंकि अब वो सीट खाली हो रही है और ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि केसी वेणुगोपाल वाली सीट जो है अब छिटक कर बीजेपी के पाले में जा रही है और ये बीजेपी के लिए फेदर इन द कैप है जाहिर तौर पे। तो ऐसे में कांग्रेस अपना प्रत्याशी एनर्जी या उस पर सोच विचार मंथन नहीं करना चाहती है क्योंकि पता है कई बार शिक्का ऐसे होता है कि अगर 2 से 5 या 6 सीटों का अंतर होता है तो कई बार हम बार्गेनिंग की पोजीशन में होते हैं क्योंकि इसमें 2 पैटर्न के वोट पड़ते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी वोट्स, क्योंकि विधानसभा के एमएलएस के इसमें वोट पड़ते हैं, तो प्रायोरिटी के वोट्स देखे जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अभी कांग्रेस को अच्छे से पता है कि ये जो केसी वेणुगोपाल वाली सीट है उस पर केवल भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के लिहाज से, वोटिंग के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है और यही वजह है कि कांग्रेस इस बार अपना प्रत्याशी राजस्थान में नहीं उतार रही है क्योंकि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादा बड़े आंकड़ों में जो है विधायक है। तो ऐसे में जो सीट है जो अब केसी वेणुगोपाल छोड़ दी है वो क्योंकि वो लोकसभा के सांसद हो गए, तो भी कांग्रेस को अच्छे से पता है कि सीट उनके पाले में नहीं आ रही और इसलिए वो निर्विरोध यहाँ पर, जैसे रवनीत बिट्टू का जिक्र हो रहा है कि रवनीत बिट्टू यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो निर्विरोध यहाँ से चुनाव जीतेंगे क्योंकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहाँ नहीं उतारे। लोकसभा से इतर ये वाला इलेक्शन होता है राज्यसभा का, अदिति सारे प्रोसीजर्स तो हमारे दर्शक जानते ही होंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग हमेशा ऐसा फैक्टर रहा है, जैसे कि आपने कहा भी हिमाचल में हमने देखा क्रॉस वोटिंग का असर क्या हुआ। इस बार राज्यसभा में क्या स्थिति बनती दिख रही है? हालांकि एनडीए जो है वो बड़ी मजबूती के साथ वहां उतर रही है, तो क्या लग रहा है इस बार सारी चीजें बड़ी सिंपल तरीके से होंगी? अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति हैं जो दिग्गज व्यक्ति हैं, वन कॉल अवे ऑफ गांधी परिवार हैं और अभी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, अजय माकन का मैं जिक्र कर रही हूँ। कुछ समय पहले हरियाणा में चुनाव थे और हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो अजय माकन को राहुल गांधी ने उतारा था और उसके बाद पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और आपको याद होगा कि किरण चौधरी जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, किरण चौधरी ने कांग्रेस में रहते हुए क्रॉस वोट कर दिया था। उसके बाद वो पार्टी में बनी रही थी और अब आखिरकार उन्होंने हरियाणा चुनाव से पहले एक जाट चेहरे के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने एंट्री करा ली, लेकिन उस किरण चौधरी के चलते अजय माकन चुनाव हार गए थे। तो क्रॉस वोटिंग से क्या होता है ये अभूतपूर्व है क्योंकि ये बहुत ही क्रॉस वोटिंग के चलते कई ऐसे बड़े चेहरे जो चुनाव नहीं जीत पाए, पार्टी के इंटरनल क्रॉस वोटिंग के चलते होता है, जाहिर तौर पे इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अजय माकन उसके एक बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव का मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी के अगर हम आंकड़ों की उसकी बात करें तो 12 में से 10 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी आराम से निकाल रही है, एक सीट पूरा देखें तो 7 सीटें एनडीए गठबंधन निकाल रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आराम से वो 12 में से 11 सीटें निकाल पा रही है, 10 सीटें तो निकालेगी निकालेगी। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का कोई ज्यादा आंकड़ों के लिहाज से नहीं नजर आ रहा और वहीं ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का, जैसे हिमाचल में जब चुनाव हुए तो बहुत ज्यादा आशंकाएं थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है और वो स्थिति देखने को भी मिली थी, लेकिन अभी इन 12 में से 11 सीटों पे चुनाव है
उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि 11 सीटें एनडीए गठबंधन के पास जा रही हैं और क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं ना के बराबर है। अदिति, हरियाणा से किरण चौधरी का नाम क्या पुख्ता तौर पर कह दिया गया है? क्योंकि किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया आपसे कुछ ही दिन पहले, उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। कांग्रेस यहाँ भी हाथ पीछे करके बैठी हुई है, तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कांग्रेस को ये अच्छे तरीके से पता है कि वहां पर प्रत्याशी उतारने का फायदा है नहीं। और किरण चौधरी को लेकर के क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए जब किरण चौधरी यहाँ आई थी तभी ये डील के साथ वो आई थी कि वो राज्यसभा जाना चाहती हैं और उसके बाद फिर उनकी जो बेटी हैं वो शायद विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक जिक्र था कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं और क्योंकि वो 21 तारीख को लास्ट डे नॉमिनेशन है और 21 तारीख से पहले वो दिल्ली 3 दिन रहने थे, तो यही उस समय जब उनसे जैसे आज आपने देखा होगा कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। आज अमित शाह से हेमंत विश्व शर्मा मुलाकात करके आए हैं और कोई अचंबा नहीं हो सकता कि अगर चंपई सोरेन, हालांकि वो मना कर रहे हैं कि वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उनका नाम आ जाए। चंपई सोरेन के साथ भी जो डील चल रही है, देखिए चंपई सोरेन का 14 सीटों पर इम्पैक्ट है। किरण चौधरी मानती हैं कि जो जाट इम्पैक्ट है उनका वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किरण चौधरी के आने से जो जाटों का बैलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। ये बात अलग है कि जो अभी एग्जिस्टिंग भारतीय जनता पार्टी के जो जाट नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं किरण चौधरी के आने से, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे चंपई सोरेन का आज, क्योंकि अमित शाह और हेमंत विश्व शर्मा की मुलाकात हुई, हेमंत विश्व शर्मा और चंपई सोरेन लगातार संपर्क में हैं और अगर हमने सूत्रों से बात की तो बीजेपी ये मानती है कि चंपई सोरेन के आने से हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत होंगे, 14 सीटों पर सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा और जेएमएम की हम जो ये 40% वोट बैंक का जिक्र करते हैं उसमें हम सेंधमारी कर सकते हैं। वैसे ही किरण चौधरी जब आई थी, शामिल हुई थी, तब उनकी डील यही थी कि वो राज्यसभा आएंगी, जाट वोट बैंक को लेकर आएंगी और इसके साथ साथ जैसे और उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं जैसे हालांकि राजस्थान से रवनीत बिट्टू का नाम है, लेकिन आपको याद होगा कि नागौर से ज्योति मिर्धा है, पहले वो विधानसभा का टिकट लड़ी, उसके बाद उनको लोकसभा का लड़ा है, विधानसभा वो हारी, लोकसभा भी हारी। और राजस्थान में भी ये चर्चा, वो भी जाट चेहरा है बड़ा, और राजस्थान में अभी भी ये चर्चा है कि कहीं ज्योति मिर्धा को तो चुनाव मैदान में ना उतार दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती ये भी है कि उन्होंने उनको कई चेहरों हैं जो एडजस्ट करने हैं, क्योंकि अब अलायंस की भी सरकार है। इसके साथ साथ उनको कई चेहरे भी एडजस्ट करने हैं, जैसे रवनीत बिट्टू, वो MOS है, मंत्री हैं और वो अपने जीते नहीं थे चुनाव, लेकिन उनको फिर भी इंडक्ट किया गया है पंजाब से। तो बहुत सारी चीजें अभी बैलेंस करनी है। ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, कौन प्रत्याशी होंगे, देखिए कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो संभवतः आज शाम के बाद से कल तक कभी भी नाम अनाउंस हो सकता है और उसमें कोई ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जो झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट दे सकते हैं और आपको चौंका सकते हैं। अच्छा अदिति, अब तक हमने सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा था कि जातीय समीकरण पर चुनाव होते हैं, लेकिन अब बिहार में जब राज्यसभा की 2 सीटें हैं, ऐसे में चर्चा है कि आरआरपी जो फॉर्मूले है उस पर काम कर सके। आरआरपी जो नाम है, जिसमें ऋतुराज हो गए, आर के सिंह हो गए और प्रेम पटेल हो गए, इनके नाम पर तो किसके हाथ ये लॉटरी लगने वाली है? क्योंकि बिहार में बहुत जरूरी है कि बीजेपी सोच समझ के फैसला करे, क्योंकि जो कमान है वो नीतीश कुमार के पास तो है ही सत्ता की। बिल्कुल, इसलिए सोच समझ के होगा और बहुत सारे इसके आरआरपी के अलावा भी बहुत सारे नाम कयास आए हैं, ऐसे तमाम नाम चर्चाओं में चले हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि अलायंस का जिक्र है, नीतीश कुमार साथ हैं और चुनाव है, और देखिए आपको ये भी छाप दिखेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। क्योंकि देखिए आपने बजट देखा था, बजट इस बार ये कहा गया था कि बिहार सेंट्रिक बजट है, अलायंस सेंट्रिक बजट है। तो जब अलायंस होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया हुआ है कि हम आपको हर वो संभव चीज करेंगे जो आपके इलाके के ग्रोथ के लिए या विकास के लिए जरूरी है। उसके लिए बजट में उन्होंने एक अथाह मात्रा में बिहार को पैसा दिया है, यानी नीतीश कुमार को पैसा दिया है, जैसे कि नीतीश कुमार अपने चुनाव से पहले ये बता सके कि हमने बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से इतना पैसा लिया, नालंदा की यूनिवर्सिटी का जिक्र कर लें, जो भी सड़कों की बात कर लें, ये हम कर रहे हैं विकास का काम, जिससे कि वो दोबारा दावे कर सके सरकार में आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी स्ट्रैटेजी पे चल रही है कि वो भले अलायंस को साथ लेके ही चलेगी, एनडीए परिवार
परिवार के साथ चल रही है, लेकिन जहां प्रत्याशियों का जिक्र है या जहां राज्यसभा की बात है, तो उसका प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सेंट्रिक या बीजेपी से जुड़े ही लोग हों, क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बिल आ सकते हैं जहां पर उनको एक मत चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि कैसे लेटरल एंट्री पे चिराग पासवान जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से हटकर लाइन बोली है। तो अलायंस के ये प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार का जिक्र है और कई ऐसे जगहों का जिक्र है जहां पर अलायंस का इशू है, एनडीए 7 सीटें एनडीए जीत रही है, वहां पर अलायंस से पूछकर तमाम नाम आज देर शाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें जातीय समीकरण को पूरी तरीके से देखा जाएगा और साथ में अलायंस समीकरण को भी पूरी तरीके से देखा जाएगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी पे रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में जो उनको बड़े फैसले, बड़े घोषणाएं और बड़े बिल पारित कराने हैं, उसमें ऐसे चेहरे आए जो बीजेपी की लाइन और लेंथ के साथ मिलकर काम करें। अदिति, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट सवाल ये पूछूं कि 9 राज्यों में कितने राज्यों में बीजेपी जो है वो निर्विरोध अपने शख्स को जो जिसको निर्वाचित करके वो ला रही है वो निर्विरोध चुने जाएंगे, इसकी कितने राज्यों में संभावनाएं हैं? देखिए, लगभग 8 राज्यों में इस बात की संभावनाएं हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि एनडीए 7 सीटों पर एनडीए जीत कर आने वाली है और 12 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, यानी एनडीए के खाते में आ ही रही हैं। इसलिए इस बार बहुत ज्यादा गहमा गहमी बहुत है, जहां कहीं पर प्रत्याशी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहा है, कहीं पर नामों को लेकर देखिए बीजेपी के सामने चुनौती कम नहीं है। कई लोगों को जब वैसे तो पूरी की पूरी कैबिनेट पुरानी थी, लेकिन फिर भी कई लोग को नहीं बैलेंस हो पाए। सवाल उठता है स्मृति ईरानी को लेकर कि स्मृति ईरानी क्या आएंगी, तमाम तरीके के इस पे चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन की चुनौती है, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका चुनाव की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। वैसे उनके पास चुनौती है कि राज्यसभा में किसको हैंडल करना है। वैसे उनके पास चुनौती है कि जैसे अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरा को कहाँ बैलेंस करना है। वैसे उनके पास चुनौती है कि अलायंस को बैलेंस करते हुए कैसे साथ चलना है। लेकिन कम से कम 8 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत जाएगी। क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, और इसी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त करती है उनको बहुत ट्रेन किया जाता है और क्रॉस किया जाता है, अपने सारे विधायकों से बात सुनिश्चित की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी एक बैलेंस्ड या डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इसलिए कहीं ना कहीं विधायक, क्योंकि सत्ता जब केंद्र की सरकार में सत्ता में होती है पार्टी, तो वो ज्यादा इनडिसिप्लिन उसमें नहीं होता। ये अक्सर कब होता है? जब पार्टी कमजोर होती है, जैसे इस तरह की स्थितियों में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 12 में से 11 सीटों पर आश्वस्त मान रही है, और ये मान रही है कि 133 सीटों पर हम आ जाएंगे और उसके बाद वक्त से लेकर ऐसे तमाम बिलों को हम आसानी से पारित करा पाएं। अच्छा अदिति, हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस जो है अब इन दिनों बड़ा सोच समझ के काम कर रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं राहुल गांधी और खड़गे भी उनके साथ जाएंगे। अब राज्यसभा चुनाव से अगर उसको कनेक्ट करें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस बार कांग्रेस खेल रही है। जहां उन्हें लगता है कि फजीयत हो सकती है वहां उतारना सही नहीं है, बीजेपी के पाले में जा सकता है, बड़ा बच बच करके कांग्रेस चल रही है। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप को रिवैम्प करके पूरी स्ट्रैटेजी बना करके अब आगे खेलना चाहती है। शिखा, देखिए, मुझे याद है जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए 4 जून को, तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सेल्फ उसमें बहुमत हासिल नहीं कराए और अलायंस के साथ बहुमत हासिल हो गया एनडीए का। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और भी 2-3 ऐसी पार्टियां थी जो ये चाहती थी कि किसी भी स्थिति में, चाहे हमें नीतीश कुमार को वापस लाना ही पड़े प्रधानमंत्री का दावेदार बनाकर, लेकिन किसी भी स्थिति में इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये नहीं सही है। कांग्रेस ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा और जो पब्लिक का मैंडेट है उसको हमको चलाना होगा। एक बार और हमको जैसे विपक्ष के काम के तौर पे हमें विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। तो जो आप कह रही हैं कि सोच सोच के कदम चल रहे हैं, वो चाहते तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ऑफर करके जद्दोजहद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी से कोई जीत नहीं सकता। अब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है। देखिए, कुछ दिनों पहले 3 बयान मैं आपको बताना चाहूंगी। अमित शाह ने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है कमल खिलाने की जम्मू कश्मीर। वहीं जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में चुनाव लड़ा, कश्मीर में सपोर्ट। वहीं आपको अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा बेटा उमर अब्दुल्ला वो मना कर रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि मैं तब लड़ूंगा जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैं जिंदा हूं। तो अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस की अलग अलग बातचीत।
इंडिया अलायंस अपने अलग अलग हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पर जो लोकल, जैसे तीन पार्टीज की बात कर लें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है परिवार मुक्त सरकार। यानी कौन कौन परिवार? पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, ये तीनों परिवार को मुक्त कराना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या पीडीपी, एनसी और ये जो एक पेज पे इंडिया अलायंस के लिहाज में होते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में है? तो अब राहुल गांधी के जाने से और जाहिर तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी एक तड़का लगेगा। और अब ये दिखाया जाएगा कि बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग एंड टाइम तक नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माहौल बनेगा, प्रत्याशी आएंगे। और वहां पर सिर्फ यही तीन पार्टियां नहीं है, इसके अलावा पहले सेपरेटिस्ट की बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थी, इसके अलावा लोकल पार्टीज वहां पर बहुत सारा है। तो तमाम तरीके की जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसीपी को सपोर्ट भी करती थी, उनको काटती भी थी। अगर हम इसके राजनीतिक अंदर जाएंगे तो शायद इसका उसके लिए एक अलग शो करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस वहां जाकर, राहुल गांधी का वहां जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां जाना, आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का भी वहां जाना, अपने आप में एक मैसेजिंग है। और कहीं ना कहीं इसको देखकर बीजेपी भी अपने दौरे तेज करेगी। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही चाहती है परसेप्शन की लड़ाई, क्योंकि 370 के बाद का ये पहला चुनाव होना है शिखा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर जो विधानसभा चुनाव है, भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर 370 के बाद जो चुनाव है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि 370 को मोहर लग गई। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिलती है तो ऐसे में यही कोशिश है विपक्ष की कि हम ये नैरेटिव सेट करें कि 370 अभी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं किया है और हेंस हमें स्टेटहुड चाहिए, हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं होंगे, वो हमारा हक है। तो अभी ऐसे बहुत सारी बातें स्टेटहुड को लेकर वहां जाकर राहुल और विपक्ष करने वाला है। और कहीं ना कहीं 20-21 को वहां जाकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की बढ़ने वाली। अदिति, एक आखिरी सवाल है अब आपसे। 3 सितंबर को ये वोटिंग होनी है राज्यसभा सीटों के लिए। एक बार जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को इसका पूरा प्रोसीजर बता दीजिए कि किस तरीके से इसका चुनाव होता है। देखिए, ये चुनाव इसमें विधानमंडल यानी कि विधानसभा के लोग जो हैं वो चुनाव देते हैं। और एक व्यक्ति को जैसे जिस तरीके से अगर जिक्र करें कि 33 वोट मिलते हैं तो वो प्रेफरेंस ए प्रेफरेंस बी होती है, यानी कि 33 अलग 33 अलग। ऐसे में इस तरीके से इसको पूरा बांटा जाता है। और फिलहाल जिन जिन राज्यों में चुनाव है, ज्यादातर राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, एनडीए की सरकारें हैं। तो ऐसे में ज्यादा जो जैसे बोलते हैं गुड न्यूज है या ज्यादा जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के पास इसके वोट आएंगे। इसमें ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाते हैं। हर एक विधायक जो है वो मोहर लगाता है, वो उसको पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। जो सीनियर है उनको पता होता है और जो नए विधायक होते हैं उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि इसमें अगर जरा सा भी आपने टिक मार्क गलत लगाया तो वो वोट जो है वो अवैध माना जाता है। तो ऐसे में वो टिक लगाते हैं, फिर अपने ही पार्टी के एक ऑब्जर्वर को वो दिखाते हैं कि क्या बाउंस तो नहीं हो गया या कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर दी। और अपने ही पार्टी के ऑब्जर्वर को दिखाने के बाद वो वोट पड़ता है और उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है और फिर चुनाव जीता जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि विधानसभा के विधायक, विधानमंडल के लोग हैं, वो चुनकर राज्यसभा प्रत्याशी को भेजते हैं। ऐसे जो प्रत्याशी होता है उसको, कैंडिडेट को भेजते हैं और सांसद बनाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन यही जगह जब आप या तो कभी ऐसा होता है कि आप एब्सटेन कर जाते हो, आप वोटिंग करने नहीं आते हो, जब अगर ये खेल बहुत होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप गलत टिक कर देते हैं और कई बार आप क्रॉस वोट कर देते हैं। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है इसका ध्यान रखने के लिए, और ऑब्जर्वर सीधे आलाकमान नियुक्त करते हैं। चलिए ठीक है, अब नजरें जो है वो राज्यसभा चुनाव पर है इन सीटों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए।